बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम में, फिर चलेंगे तीरथ के तीर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने एकांतवास समय को खत्म करके 6 अप्रैल को अधिकारियों और जनता के बीच में दोबारा आएंगे। लगभग 15 दिनों से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वर्चुअल ही राज्य के हर पहलू को परख रहे थे और देख रहे थे। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 अप्रैल जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड आइसोलेशन के बाद बाहर आएंगे, उसके बाद 1 या 2 दिनों में राज्य में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे अब तक की उनका कार्यकाल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार के कई फैसलों को बदलना, 2 से 3 दिन में गैर सैंड को कमिश्नर वाले मामले में भी वो कई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के फेरबदल की भी चर्चा राज्य में जोरों पर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आजकल में राज्य हित में ऐसे कौन से बड़े फैसले लेंगे जो राज्य में नजीर पेश करेंगे? पेश है रिपोर्ट। प्रदेश में मौजूदा भाजपा के प्रवक्ताओं का यही मानना है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी तक बेहद ही अच्छे निर्णय आम जनता के लिए। इस तरीके से वे दोबारा कोरोना की जंग को जीतकर मैदान में आते हैं तो निश्चित ही तौर पर काफी बड़े फैसले आने वाले समय में भी आगे लेंगे। माना जा रहा है कि कोविड की जंग लड़ते हुए उन्होंने दिन रात वर्चुअल संवाद के साथ साथ जनता हित के लिए लगातार प्रयास किया और दोबारा अब रावत एक बार फिर प्रदेश हित के लिए जल्दी बड़े काम करने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद जब तीरथ सिंह रावत जी ने अपना कार्यभार संभाला है और उसके बाद वो दुर्भाग्य से कोरोना संक्रमित हो गए थे, अब वो स्वस्थ हो गए हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। निश्चित रूप से अब वो दोबारा और अधिक तेजी से काम करेंगे, लेकिन अपने कोरोना संक्रमित होने के कार्यकाल में भी जिस प्रकार से उन्होंने रात्रि चौपाल लगाकर और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया, एक उन्होंने नई नजीर पेश की है। वहीं तीरथ सिंह रावत के दोबारा मैदान में उतरने से पहले ही विपक्ष अपने हमले तैयार करने बैठा है। विपक्ष का यही मानना है कि जितना भी निर्णय अभी तक रावत ने लिया है वे सब कांग्रेस काल में इस तरीके के निर्णय लिए जाते थे, लेकिन महत्व ये रखता है कि क्या उन्होंने पहाड़ के लिए, पहाड़ी महिलाओं के लिए कुछ किया। मुख्यमंत्री अगर पिछली सरकार के कोई निर्णय बदल रहा है तो ये तो कांग्रेस की उन बातों पर मोहर लग रही है जो जिन बातों के लिए कांग्रेस सड़कों पर थी, कि ये अदूरदर्शी निर्णय पिछली सरकार के थे, अगर उनको पलट रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इनका अंदरूना जो मुझे लगता है कि अंतर्द्वंद जो हो रहा है कि टीएसआर फर्स्ट, टीएसआर सेकंड में, ये अंतर्द्वंद भी है। सवाल इसका है कि उत्तराखंड को पहले क्या लाभ हुआ और अब के निर्णयों से क्या लाभ होने वाला है। क्या रोजगार परक विचारधारा लाएंगे, निर्णय लेंगे, क्या महंगाई घटाने का निर्णय लेंगे। वहीं उत्तराखंड में अपने पैर मजबूत कर रही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने भी सरकार के कामों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए। लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर अपना बोलबाला जमाए है, तो कहीं न कहीं इस बार फिर तीरथ के मैदान में उतरने से पहले ही आम आदमी पार्टी भी कामों और बयानों को लेकर अपनी लिस्ट तैयार कर रही है। उत्तराखंड का नाम बदनाम किया था पूरे देश में, उसी प्रकार से तीरथ सिंह रावत जी ने भी पूरे उत्तराखंड में अपनी जबान से उत्तराखंड का नाम बदनाम किया है। उन्होंने ये काम किस लिए किया ये तो वही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो उत्तराखंड में 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार थी, उसे दबाने छुपाने के लिए तीरथ सिंह रावत जी ने ये बयान दिए थे। अब वो दोबारा से आ तो रहे हैं मैदान में जनता के बीच, लेकिन क्या वो कर्मकार बोर्ड में जो जांच चल रही थी उस जांच पर कुछ करेंगे? देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आजकल में राज्य हित में ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते हैं जो राज्य में नजीर पेश करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और कल से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मैदान में उतर जाएंगे। अब देखना होगा मुख्यमंत्री क्या सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से एक्शन मूड में दिखाई दिए थे उसी तरीके से
तीरथ सिंह रावत के तीर किस तेजी से चल पाएंगे, ये अभी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मैदान में उतरेंगे और राजनीति में जिस तरह से परिवर्तन कर आगे बढ़ रहे थे वो उत्तराखंड में इन दिनों महाकुंभ भी लगातार जारी है। महाकुंभ को लेकर भी तमाम फैसले लिए गए थे, साथ ही साथ पूरी तरह से निर्देश भी दिए गए हैं कि महाकुंभ में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पेश ना आए। एक बार फिर से ये देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री मैदान में उतरते हैं तो किस तरह राजनीति में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ भाजपा के लिए क्या कुछ नया करते हैं, शासन प्रशासन में अधिकारियों के लिए किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपना होम आइसोलेशन समाप्त कर एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से काम को आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ खास हो सकता है उनके एक बार फिर से मैदान में आने के बाद? देखिए, एक माननीय तीरथ सिंह रावत जी के कार्यभार संभालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इस कोविड-19 पैंडेमिक में कोरोना का जो एक विकराल रूप हम सब लोगों ने देखा है पूरी दुनिया में, उसके बावजूद कुंभ के आयोजन को गति देना और साधु संतों के साथ साथ आम जनमानस की कुंभ स्नान की व्यवस्था कराना, क्योंकि कुंभ पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और हमारी धार्मिक आस्था और सनातन से जुड़ा हुआ एक ऐसा आयोजन था कि जिसे ना कराना ना तो बहुत आसान था, लेकिन उससे सब चुनौतियों को स्वीकार करके करवाना और उसमें जिस तरह से अधिकारियों को लगाया गया और व्यवस्थाएं बनाई गई और आज कुंभ का आयोजन अपने सफलता की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसमें माननीय तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश में इस कार्य ने गति पकड़ी है। और दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कतई भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चाहे किसी भी तरह को कोई मसले रहे हों, अभी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की और जांच करने की पूरी तरह से अनुमति दी। तो निश्चित तौर पर बहुत अहम फैसले अभी आने बाकी हैं और उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री पद संभालते ही 9 फैसले तुरंत दिए जो सीधे सीधे जनहित से जुड़े हुए थे, चाहे वो कोविड के केस जनमानस से वापस लेने के हों या विकास के मुद्दे हों, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत तीव्र गति से काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए है और कुंभ को लेकर जिस तरह से कामयाबी की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, तो इसका पूरे देश दुनिया में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। खबर ये भी आ रही कि अधिकारियों के तबादले को लेकर भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि अधिकारियों को जन भावनाओं के अनुरूप और विकास को देखते हुए कार्य करने होंगे और सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहना होगा और लोकतंत्र के अंदर जो विकास के कार्य होने चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकारियों का कर्तव्य है वो अधिकारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा। और जो अधिकारी उस काम को कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो अधिकारी प्रदेश के अंदर कार्यों को गति देने की जगह उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सोचना होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभालते ही तुरंत इसकी घोषणा कर दी थी जिसे मूर्त रूप भविष्य में दिया जाना। लेकिन कोर्ट से पहले भी तो भाजपा की ही सरकार थी, तो अधिकारियों के फेरबदल की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि पहली वाली सरकार में जो अधिकारी थे वो वर्तमान की सरकार को पसंद नहीं आ रहे। एक छोटी सी आपको एक व्याख्या समझा देते हैं। जब भी कोई नया मुखिया प्रदेश में आते हैं या आप बच्चों के स्कूल से भी अगर आप उदाहरण उठा लें तो जब भी प्रिंसिपल चेंज होते हैं तो हर प्रिंसिपल का अपने तरीके से काम
को अंजाम देने का उनके अंदर एक अपनी कैपेबिलिटी होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार निर्णय लेता है और प्रदेश को गति देता है। इसी तरह उत्तराखंड वासियों को भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी अच्छे निर्णय लेंगे जो प्रदेश के विकास को गति देंगे और प्रदेश में भ्रष्टाचार की नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी रहेगी और अब हमारे नए मुखिया इन सब चीजों को लेकर जरूरत से अधिक संजीदा है। हमारे साथ संजय भट्ट भी आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा का दावा है कि तीरथ सिंह रावत जो है जब से आए हैं तब से उत्तराखंड की जनता के लिए ही फैसले कर रहे हैं, जबकि आपका कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड का नाम नीचे ही किया है। क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं। ये कहते हैं कि पहले अच्छा काम हो रहा था तो भैया पहले वाले मुख्यमंत्री जी को TSR-1 जी को हटाया क्यों। और आज के मुख्यमंत्री जो TSR-2 है उनकी बात करें तो उन्होंने आते ही कैसे कैसी बातें बोली, किस प्रकार से महिलाओं पे तंज कसे, किस प्रकार से पहाड़ की गरीब जनता पर चावल के लिए तंज कसे, आपदा में ऐसे चावल दिए, न जाने क्या क्या कहा। वो सब बातें तो अलग हैं, लेकिन ये हो सकता है कि पिछली बातें जो 4 साल में नाकारा सरकार रही उसको जनता के बातचीत से हटाने के लिए ये सब किया गया हो, संभव है। लेकिन जो माननीय मंत्री ने जहां कर्मकार बोर्ड घोटाला हुआ था वहां पर फिर से 38 लोगों की नियुक्ति कर दी है वन मंत्री जी ने, तो वो इसी सरकार में हो रहा है। यानी कि जो जांच चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो जांच शुरू की थी कर्मकार बोर्ड की, अब वो जांच भी खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। भाई उत्तराखंड का व्यक्ति तो ये चाहता है कि अगर कर्मकार बोर्ड में कुछ घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की जांच पूरी होकर उसका निष्कर्ष जनता के सामने आए, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाए। लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसको दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक कुंभ की बात करें, कुंभ में भी देखिए आप क्या हालात थे और क्या हालात आज हो गए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। जी संजय जी, वापस आती हूँ आपके पास। कुंवर जी, संजय जी की बात का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि आपकी पिछली सरकार नाकारा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की किसी भी वक्तव्य को कोई भी उत्तराखंड वासी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। लेकिन कुंवर जी, एक बड़ा तबका आम आदमी पार्टी से भी जुड़ रहा है। राजनीतिक जमीन तलाशते ये इतना अपने आप को संवेदनहीन बना चुके हैं हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग कि वो ये भी भूल गए कि आप देवभूमि के निवासी हैं। उत्तराखंड आपका अपना प्रदेश है और उत्तराखंड के अंदर अगर सरकार अच्छा कर रही है तो मात्र और मात्र राजनीतिक दुर्भावना से आप आरोप लगाएं, सही चीजों को भी गलत कहें। सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि ये लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर, विकास को लेकर जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने काम करा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काम करा है, उससे तीव्र गति से माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने उन कामों को आगे बढ़ाया है और कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो निर्णय शायद जल्दी से जनता सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो जनता के हित में वो निर्णय लिए गए। और भविष्य में आप देखिएगा कि आने वाले समय में कैसे निर्णय आते हैं। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक जमीन तलाशने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे स्वाभाविक तौर पर ये उसी तरह से चलेंगे। और लेकिन प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के बयानों को या किसी चीज को कोई भी उत्तराखंड वासी संजीदगी से नहीं लेता। ये भी एक उत्तराखंड का सत्य है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। जी मथुरा दत्त जी, भाजपा का साफ कहना है कि तीरथ सिंह रावत अब जब मैदान में उतरेंगे तो डबल एक्शन के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कितनी उम्मीदें हैं आपको एक बार फिर से तीरथ सिंह रावत से? देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर अपना मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, तमाम लोगों को हमने जेल में डाल दिया, तमाम विकास के काम, अगर विकास के काम 4 साल में हुए थे तो पुराने मुख्यमंत्री जी को आपने क्यों हटाया साहब, सबसे बड़ी बात है। कुंभ में अभी बड़ी बड़ी बात हो रही, मैं आपको बताऊं कि एक अधिकारी, जी कुंवर जी आपके पास आऊंगी मैं। जी मथुरा दत्त जी अपनी बात पूरी करें। जो सूर्यधार झील में 50 करोड़ के बजाय 62.5 करोड़ में
योजना को पूरा करता है, जिनके ऊपर सिंचाई मंत्री जी ने जांच बिठाने की बात कही थी और उसको पुरस्कृत करके कुंभ मेले का इंचार्ज बना दिया गया निर्माण कार्य का, सिंचाई विभाग का DK सिंह है इंजीनियर। ये है, ये तो इनकी वो है। दूसरी, इनके जो भी अगर ये गलत नहीं थे, इन्होंने कोई काम गलत नहीं किया था, तो नए मुख्यमंत्री ने आते ही पुराने मुख्यमंत्री के फैसले क्यों पलट दिए? कुंभ में भी फैसला पलट दिया, गैरसैंण वाले में भी कह दिया हम फैसला बदलेंगे, अन्य मामलों में भी तमाम इस तरीके की बातें आई कि जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पुरानों की समीक्षा करेंगे फिर नए की बात करेंगे। तो ये कई मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो गाल बजाने वाली पार्टी है, अपनी पीठ स्वयं थपथपाने वाली पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बढ़ा है और लगातार क्यों न कोई कहीं न कहीं पकड़ा जा रहा है। आज ही आप देखिए मुनस्यारी में एक नायब तहसीलदार 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कई अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि जिनमें ये चीजें, कर्मकार बोर्ड का भी मेरे भाई संजय जी बोल रहे थे। कर्मकार बोर्ड में एक तरफ आप कहते हैं भ्रष्टाचार पुराने वालों ने हटाया, नए वाले ने आते ही उनको, नए श्रम मंत्री जी ने उनको रिस्टोर कर दिया और पुराने वाले हटा दिए गए। आपने जितने भी थे, ठीक है, आपका अपना निर्णय हो सकता है। जी मथुरा दत्त जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कुंवर जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें, मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद आऊंगी। जी, कांग्रेस आज अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है और अभी हमारे प्रवक्ता मित्र ने बताया कि अभी भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचारी पनपते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा दी जाती है। कांग्रेस मात्र और मात्र अपनी अंतर्कलह और अपनी गुटबाजी से निपटने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है और लोग ये मानते हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रत्येक आए दिन फैसले ले रही है और जनहित के फैसले ले रही है, विकास पूरक फैसले ले रही है, तो निश्चित तौर पर उसी वजह से आज विपक्ष के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी। जी जपेन जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कोरोना के बाद होम आइसोलेशन खत्म करके एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और मैदान में उतरने के बाद किस तरह के फैसले उत्तराखंड की राजनीति में होते हैं, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मैदान में उतरने की तैयारी में है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा फेरबदल
अधिकारियों के तबादले को लेकर हो सकता है, साथ ही साथ गैरसैंण को लेकर हो सकता है, कई बड़े फैसले हो सकते हैं। उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। संजय भट्ट आम आदमी पार्टी से, भाजपा से कुंवर जपेंद्र सिंह जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से भाजपा का लगातार कहना है कि बहुत अच्छे काम उनकी सरकार में किए गए हैं और साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा भी कसा गया है, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि 4 साल में पिछली भाजपा सरकार ने कुछ किया नहीं है और ऐसे में नई सरकार से भी कोई ज्यादा उम्मीद बची नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र शायद भूल जाते हैं, इन्हें याद नहीं रहता कि पूरे पुजारी लोग आंदोलन पे रहे, जो इन्होंने बिल्कुल कब्जा, सरकारी कब्जा मंदिरों पे कर लिया। ये देवभूमि है, देवभूमि में क्या पुजारियों को इस तरह से सरकार तंग करेगी? क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पुजारियों को काम करने का अधिकार नहीं है? सरकार ने उनपे शिकंजा कस लिया। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनके बड़बोले विधायक, कभी इनके चैंपियन जी उत्तराखंड को गाली देते हैं, कभी इनके अभी परसों इनके दूसरे टिहरी के घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह जी कहते हैं कि अधिकारियों को मारूंगा, रस्सी से बांधकर उनको अपनी कार से खींच कर ले जाऊंगा, ये शब्द कहते हैं। इनके तीसरे विधायक जिनको इन्होंने सल्ट उपचुनाव में स्टार प्रचारक तक बना दिया, वो तो सोशल मीडिया पे आवाज उठ गई कि महेश नेगी जो इनके भाजपा के विधायक हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, उनको इन्होंने स्टार प्रचारक बना दिया। तब जाके इन्होंने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया। तो ये इनके असलियत और इनके हाथी की दांत दिखाने के और खाने के और है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का लगातार है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को गर्त में धकेला है। जब महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन करती है सड़क मांगने के लिए, तो ये उन्हें लाठियों से मारते हैं। जब युवा बेरोजगार सचिवालय कूच करता है तो ये उन्हें लाठियों से मारते हैं। आप ये देखिए, उपनल कर्मी पूरा हड़ताल के बैठे हैं। अब ये 8,000, 10,000, 12,000 में उनको परिवार चलाने के लिए कह रहे हैं। तो बेरोजगार तंग है, आप महिलाएं तंग हैं। हमारे उत्तराखंड में अभी परसों फिर रुद्रप्रयाग में एक बहन की मृत्यु हो गई प्रसव के दौरान। कहने में भी शर्म आती है कभी कभी। मेरे उत्तराखंड को कितनी गर्द में ले जाओगे भारतीय जनता पार्टी वालों? जी बिल्कुल, जल्दी जपेंद्र जी, जल्दी से आपके पास आती हूँ, जवाब दीजिए आप संजय जी की बातों का। देखिए, कोरा झूठ अगर कोई बोलना सीखे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। क्या झूठ बोला? ओपनल हमने आपकी बात सुनी, जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, अभी आप जवाब सुनिए। जी, नहीं, आपने कहा झूठ बोला। जी संजय जी आपके पास आऊंगी। जपेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। विभागीय मंत्री गणेश जोशी जी ने शपथ लेने के बाद अगर पहला आप काम करा तो उपनल कर्मचारियों की मांगों के ऊपर करा। जो पूर्ववर्ती ऑर्डर थे जिसमें उपनल कर्मियों को निकाला गया था वो सब निरस्त किए गए। उनकी आधी से ज्यादा मांगे तुरंत मांग ली गई, तुरंत कमेटी बना दी गई बाकी मांगों के लिए, उनके प्रतिनिधि भी उसमें डाले और उसके बाद जितने भी निर्णय हो रहे हैं। जी संजय जी, समय मेरे पास कम है, मैं बाद में आऊंगी। जपेंद्र जी, कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से संजय जी देखिए, डिबेट को सही दिशा में जाने दीजिए। आपके पास आऊंगी मैं, पहले जपेंद्र जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। तो जब हम इनकी बात आराम से सुनते हैं तो जब इनकी बारी आए तभी बोले, दूसरे की बात को भी सुने, उसके बाद अपनी बारी जी संजय जी आपसे अनुरोध करूंगी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगी। जपेंद्र जी आपके पास भी वापस लौट के आऊंगी। मथुरा दत्त जी, आप बताइए कि भाजपा की सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, कुछ ही समय बचा हुआ है आगामी चुनाव के लिए। कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से भाजपा को घेरा जाएगा आगामी चुनाव में? देखिए, कई मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से उपनल कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है और अतिथि शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया है, तो कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से घेरेंगे। और स्वास्थ्य का मामला है, सड़कों का मामला है, पेयजल का, पूरा प्रदेश पेयजल, आप देखें कि पूरा प्रदेश इस वक्त धू धू करके जल रहा है। यहाँ तो ये किस्सा हो रहा है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं इनके वन मंत्री और इनके मुख्यमंत्री जी।
पूरा प्रदेश जल रहा है, जंगल बर्बाद हो रहे हैं, उनको आग बुझाने का कोई रोड मैप इनके पास नहीं है, इन्होंने कोई प्रयास किया। अभी हमारे भाई हमें कह रहे थे, हमें शिक्षा दे रहे थे कि इनके यहाँ आपसी फूट है, आपसी कलह है। मुझे इस बात का जवाब दे दिए, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और पूर्व मंत्री कुछ कह रहे हैं, और यहाँ तो TSR वर्सेज जी हो, TSR होना है, देख लेना, TSR 2 होना है, और ये कुछ कहें कुछ करते कुछ हैं। मुझे एक भी काम गिना देना इतना बड़ा, आप बता दीजिए कि ये काम हुआ है, चाहे रोजगार की दिशा हो, चाहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात हो, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की बात हो, प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने की बात हो, तो मुद्दे तमाम है। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैंने अभी कहा, जब आप इनके मंत्री जांच की बात लिखते हैं, आपको सबको मालूम है सूर्यधार झील में उच्च अधिकारी को आपने हरिद्वार कुंभ में क्यों प्रभारी बना दिया भाई, निर्माण कार्य का किस हैसियत से बना दिया? क्यों? अगर आप साफ सुथरे थे तो हटाते, उनको जांच करवाओ ना, उनकी भी जांच करवाओ। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गिरफ्तारी हो रही है, अरे वो तो विजिलेंस पकड़ रही है, आप कहाँ पकड़ रहे हो? आप क्या आपकी सरकार अगर इतनी बड़ी संवेदनशील थी तो मथुरा दत्त जी, समय की हमारे पास कमी है, जपेंद्र जी से फाइनल कमेंट चाहूंगी। जी जपेंद्र जी, आपकी पार्टी में जो अंदरूनी कलह है उसको लेकर तमाम बातें जग जाहिर है, ऐसे में बताइए कैसे अंतर कलह दूर होगी? चुनाव तो अभी बहुत दूर की बात है। नहीं, कोई अंतर कलह नहीं है, ये सब कहने की बातें, कहाँ अंतर कलह है बताइए? ये इनकी पार्टी में 6 लोग टिकट मांगते हैं, अभी सल्ट के चुनाव में हमारी पार्टी में 2 लोगों ने टिकट मांगा है, कहाँ अंतर कलह है? 3 ने भी नहीं मांगा, 2 ने मांगा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मथुरा दत्त जी आपकी बात पूरी हो गई है, जपेंद्र जी को समय दूंगी यहाँ पर। जी जपेंद्र जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, अभी इन्होंने सल्ट की बात करी, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में तो 2 लोगों ने टिकट मांगा और किसी ने और मांगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में 6 लोगों ने मांगा। भाई, भारतीय जनता पार्टी जनता के अंदर स्वीकार्य है। टिकट हमारे पास 6 लोग मांगे हैं, 8 लोग मांगे हैं, हमारे पास सब ठीक है। जब जिस कार्यकर्ता को मथुरा दत्त जी एक एक करके बात करेंगे, तभी हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचेगी। जपेंद्र जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। जी जपेंद्र, देखिए, जब कोई भी वक्ता बोल रहा होता है तो हम बिल्कुल बीच में नहीं टोकते, हम सिर्फ हाथ से इशारा करते हैं। तो कम से कम इन्हें भी ये पता होना चाहिए कि जब आपने अपनी बात कह दी तो अब आपके अंदर दूसरे की बात सुनने का भी मादा होना चाहिए, उसके बाद आप बात करें। जब आप नहीं, हम तो बहुत अच्छा सुनते हैं, हम तो बोलते ही नहीं। मैं तो जो आपकी बात सुनिए मथुरा दत्त जी, वक्त बहुत कम है। जी जपेंद्र जी अपनी बात खत्म करें। मथुरा दत्त जी मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आप अपने समय पर बोले, समय खत्म हो रहा है, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, आप बोलिए, आराम से बोलिए। मैंने तो केवल इसलिए कही कि आपने फिलहाल वक्त की कमी के चलते मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा। मथुरा दत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम आज उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से एक बार फिर से होम आइसोलेशन खत्म करने के बाद तीरथ सिंह रावत मैदान में उतर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं। किसके हक में होंगे ये फैसले, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।